आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानदूत 2.0 कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया एक नवाचार, जिसके अंतर्गत आपके लिए आपके विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक जो है, जिस पर व्याख्यान आपके सामने लाए जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाशीय श्वसन कहते किसे हैं। प्रकाश प्लस श्वसन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन पादपों द्वारा किया जाता है, उसे प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो इस टर्म से हमें देखने को मिलती है। अब इस पूरी प्रक्रिया अभिक्रिया में ये जो प्रोसेस होती है, इसमें कितने ऑर्गेनेल भाग लेते हैं, किस प्रकार से होती है, ये हमें देखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पौधों में ये किन कंडीशंस में होती है, क्या ये पादपों के लिए लाभदायक है, एफिशिएंट प्रोसेस है या नहीं है। तो आइए आज हम इस पे आगे की ओर चर्चा करते हैं। प्रकाशीय श्वसन को यदि हम डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं कि प्रकाश व ऑक्सीजन आधारित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, प्रकाश व ऑक्सीजन आधारित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन प्रकाशीय श्वसन कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन। या फिर हम यूं कह सकते हैं इसको कि प्रकाश की उपस्थिति में पादप द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। लाइट की प्रेजेंस में तो जनरली हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि पादप प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो ये प्रोसेस हो गया प्रकाशीय श्वसन। और प्रकाश संश्लेषण में हम ये देखते हैं कि पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और निकालते क्या है, ऑक्सीजन। तो उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये दो डेफिनेशन जो है ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा किया गया श्वसन। तो हम जानते हैं श्वसन चाहे पादप करे चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म करे, वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, जो वायवीय श्वसन करते हैं। और इसे C2 साइकिल इसलिए कहते हैं, आगे इसको डिफाइन किया गया है। पहले हम देखते हैं इसको पीसीओ चक्र क्यों कहते हैं। पीसीओ चक्र इसलिए कहते हैं कि इसका फुल फॉर्म पीसीओ का फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। और C2 इसको इसलिए कहते हैं क्यों इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है, C2, क्योंकि इस चक्र में जो पहला स्थायी उत्पाद जो बनता है वो 2 कार्बन का होता है और वो ग्लाइकोलेट, इसलिए इसको C2 चक्र भी कहा जाता है। अब यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इसको डिफाइन करें, पहले उसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा श्वसन व अन्य प्रक्रियाओं में उत्पन्न की गई कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, इनका जो अनुपात होता है, यह अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। अब हम यदि इस चक्र के बारे में देखें कि सबसे पहले इसको बोवेज और उनके सहयोगी ने 1970 में प्रदर्शित किया था कि पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन भी होता है। अब इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इस पूरे प्रक्रिया में, वो जो है वो है एंजाइम इसका। और वो आरयूबीपी एंजाइम जो है, जिससे हम कहते हैं रूबिस्को भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ऑक्सीजनेज एंजाइम। तो दोनों नेचर है इस एंजाइम के कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, यानी कि इस
ये एंजाइम एक द्वैत प्रकृति का है, ड्यूल नेचर का है, और इसके द्वारा कार्बोक्सिलेशन भी होता है और ऑक्सीजनेशन भी होता है। तो सीधा सा मतलब यह है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अपचयन भी इस एंजाइम के द्वारा माध्यम से किया जाता है और ऑक्सीजन का भी किया जाता है। तो डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है उस समय किसकी ज्यादा है। तो अब आप यह समझ लें कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा रहेगी ऑक्सीजन से, तो ये एंजाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लाइट की प्रेजेंस में फिक्सेशन करेगा, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और उससे C3 साइकिल चलता है। और यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो गई, आप देखिए, तो उस समय जो एक्टिविटी होगी वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को ये शो करेगा, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन करेगा ये लाइट की प्रेजेंस में, तो ये फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा, C2 साइकिल चल जाएगा। तो इस एंजाइम जो है उस पर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि ये एंजाइम किससे रिएक्ट कर रहा है। तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि इस पूरे साइकिल में पादप कोशिका के कौन कौन से कोशिकांग जो है वो भाग लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की यदि हम बात करते हैं तो वहां केवल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उसमें पार्टिसिपेट करता है, वो भाग लेता है, उसी में पाई जाती है पूरी प्रोसेस। लेकिन जब हम यहां प्रकाशीय श्वसन की बात करते हैं तो यहां पर 3 कोशिकांग है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 कोशिकांग है। तीनों कोशिकांग आप तीनों में मिलकर के ये प्रोसेस जो है, ये पूरा चक्र जो है वो पूरा होता है। अब तीनों की पोजीशन और कौन कौन से उसमें क्रियाकारक और उत्पाद किस जगह क्या बनते हैं, इसको हम आगे डिटेल रूप में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है इस C2 साइकिल में, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये करता क्या है एक्चुअल में। जो सबसे पहला इसमें क्रियाकारक इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यानी कि 5 कार्बन की शुगर है ये, और इसमें 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं, 2 फॉस्फेट अणु। और जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है, इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो यहां पर आप देखिए कि एक तो 2 कार्बन का यहां पे फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होता है, और एक यहां पे 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरेट बनता है। तो 2 कार्बन और 3 कार्बन का, ये तो वही है फास्फोग्लिसरिक एसिड जो C3 साइकिल में बनता है, तो ये तो C3 साइकिल में चला गया, और जो ये साइकिल जो है आगे रन करेगा तो इस 2 फास्फोग्लिसरेट के बेस पे, यानी कि 2 कार्बन के। इसीलिए ये पहला स्थायी उत्पाद है इसका, इस पूरे चक्र का पहला स्थायी उत्पाद जो है वो ये है, इसीलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं, 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट। तो अब ये प्रोसेस जो है ये कहां हुई, तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी कहां हुआ, क्लोरोप्लास्ट में हुई। अब क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, और अब ये आगे कन्वर्ट होकर के दूसरा कौन सा कोशिकांग होगा उस पर यदि हम चलें तो हम देखते हैं कि यहां पे आप ध्यान दीजिए इस डायग्राम में, एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, 3 कोशिकांग है। अब इन तीनों कोशिकांग जो है उसमें ये पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आरयूबीपी के ऑक्सीकरण की बात करूं तो इस ऑक्सीकरण से ये हमने पहले के डायग्राम में देखा कि एक तो 3PGA फास्फोग्लिसरेट बनता है और एक फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का बनता है। अब ये जो पहला स्थायी उत्पाद जो बना है, ये यहां भी हम देख रहे हैं, ये पहली स्टेप हमने देख ली डायग्राम में। तो यहां पे जो 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट बना हुआ है, ये ग्लाइकोलेट फास्फोग्लाइकोलेट जो है ये ऑक्सीकृत होगा और इसमें ग्लाइकोजिलेट बनाएगा। यहां आप देखिए
जब फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हुआ, और ग्लाइकोलेट ट्रांसफर कहां हुआ? पेरोक्सिसोम में। तो पेरोक्सिसोम में जब ये एंटर कर रहा है तो यहां पे आने पर ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और यहां पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, H2O2 का निर्माण भी करेगा, और साथ में यहां पर ग्लाइकोलेट इसमें जो है उसका निर्माण करेगा। अब यहां पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो पेरोक्सिसोम के अंदर ये बन रहा है, ये क्वेश्चन कई बार जनरल साइंस में पूछा भी जाता है। पेरोक्सिसोम जो है एक माइक्रोबॉडी जो होती है और एकक झिल्ली जो सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल होता है, और इसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है कैटेलेज। हम बात करते हैं वो एंजाइम कौन सा है? कैटेलेज एंजाइम है। और ये कैटेलेज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है और कंप्लीट उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो टॉक्सिक इफेक्ट जो है उससे बचाने के लिए ये एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पेरोक्सिसोम में पाई जाती है। तो दूसरा जो इसमें ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट के साथ पेरोक्सिसोम, और अब यहां पर ग्लाइकोलेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरीन, इसमें ग्लाइसिन में। अब ग्लाइसिन जो है वो एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। अब यहां पे जब ये कन्वर्ट होगा तो इसमें अमीनो ग्रुप जो है वो भी आके अटैच होते हैं, दो अमीनो ग्रुप, क्योंकि दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं तो इसलिए दो अमीनो ग्रुप इसमें डायग्राम में आपको शो हो रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल शुरू से चलते आ रहे हैं हमने, क्योंकि यहां पे इनिशियल में भी राइबोलोज बाइफॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल लिए हैं। अब ये दोनों जो है ग्लाइसिन जो है ये ग्लाइसिन मूव कर जाएगा कहां पे? सीधा तीसरा जो ऑर्गेनेल है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, यहां पे ये ग्लाइसिन आ गया। अब यहां से ग्लाइसिन कन्वर्ट हो रहा है सीरीन में, ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल और यहां सीरीन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, और इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, और यहां पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां NADH का भी निर्माण हो रहा है, और अमीनो ग्रुप जो था वो भी यहां से निकल रहा है। तो ये स्टेप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं कि प्रकाशीय छोटे छोटे क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए चाहे इसमें एक एक नंबर के आ जाए, कि प्रकाशीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो है वो किस ऑर्गेनेल में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, इसमें नाम है, आंसर आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें 3 कार्बन का एक अणु सीरीन बनता है, 2 कार्बन के ग्लाइसिन से, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये हम जान गए कि प्रकाशीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया में मध्यवर्ती ग्लाइसिन द्वारा होती है। तो ग्लाइसिन से सीरीन का निर्माण हुआ, तो सीरीन का निर्माण कहां हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। सिंपल इसका साइकिल है, इसको ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड बना के इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दो दो कार्बन के जो चल रहे हैं, पहला स्थायी उत्पाद वही है, और वहां से मिलकर के इन्होंने सीरीन का निर्माण कर लिया। अब सीरीन कहां बना? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आगे यदि हम इसको देखते हैं कि ये सीरीन जो है ये स्थानांतरित होकर के वापस पेरोक्सिसोम में आ गया, सीरीन यहां से ट्रांसफर होकर के कहां आया? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में आने पर इसमें से एक अमीनो ग्रुप और निकल गया, और ये निकल करके यहां पे ग्लाइसिन के पास वापस पहुंच गया। तो ग्लाइसिन के पास सप्लाई जो है दो अमीनो ग्रुप की हो रही है, तो एक तो जब ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हुआ था तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये स्थानांतरित होकर के यहां आ गया, और दूसरा अमीनो ग्रुप जो है वो सीरीन से इसको मिल गया, जो कि पेरोक्सिसोम में ही इसको वहां से निकल करके आ गया। तो यहां पे ये वापस रिसाइकिल होकर के इसको उपलब्ध हो जाते हैं, किसको? ग्लाइसिन को, अमीनो ग्रुप।
अब जब अमीनो ग्रुप निकल जाएगा तो यहां जो सीरीन है ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। किसमें? हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। और हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो NADH एनर्जी मोलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये यहां पे ग्लिसरेट का निर्माण करता है, ग्लिसरिक एसिड। और ये ग्लिसरिक एसिड कहां बना? पेरोक्सिसोम में। देन ये अगेन ग्लिसरेट जो है ये ट्रांसफर हो गया क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में जब ये स्थानांतरित हुआ तो यहां से आप देखिए ये प्रोसेस आगे ये कन्वर्ट होता है PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हुआ? PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इसमें ATP का एक अणु कंज्यूम हो रहा है। तो ATP यानी एनर्जी खर्च हो रही है यहां पे, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसमें। और देन वापस PCR साइकिल में, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल में ये चला जाता है, C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं। और यहां से रिसाइकलिंग के द्वारा पुनः राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं। देन अगेन तैयार रहते हैं कि यदि ऑक्सीजन इसमें अपचयित होती है लाइट की प्रेजेंस में तो ये पुनः अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये साइकिल जो है वापस चलने लग जाता है। अब इस पूरे साइकिल के दौरान हम ये देखते हैं कि एनर्जी के हिसाब से तो हम ये पाते हैं कि यहां पे एक एक्स्ट्रा ATP मॉलिक्यूल जो है कंज्यूम हो रहा है। तो ये अतिरिक्त ऊर्जा का खर्च हो रही है, अतिरिक्त ऊर्जा। और दूसरा इसका हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ये तो हम पहले देख चुके हैं कि ये साइकिल क्यों चला। ये इसलिए चला कि ऑक्सीजन की जो सांद्रता थी वो ऑक्सीजन की सांद्रता किससे ज्यादा थी? कार्बन डाइऑक्साइड से ये सांद्रता ज्यादा थी। और कार्बन डाइऑक्साइड से सांद्रता ज्यादा होने के कारण ही एंजाइम ने, रुबिस्को एंजाइम ने ये C2 साइकिल रन किया। अब वापस C3 साइकिल यदि चलना है या कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़नी चाहिए। तो वो सांद्रता धीरे धीरे यहां से बढ़ती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। ज्यों ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी देन ये C2 साइकिल ऑफ हो जाएगा और C3 ऑन हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है। तो पूरे में हमें ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनर्जी कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है ना। एफिशिएंट पादप के लिए ये कोई लाभदायक नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको बढ़ाने में ये प्रोसेस काम आती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये प्रकाशीय श्वसन होता क्यों है। जनरली यदि हम इस एंजाइम की बात करें रुबिस्को की तो उसमें कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजन का यदि हम रेशो देखते हैं तो 100 और 0.34 का रेशो है। इसका मतलब ऑक्सीजनेशन जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। और यह अनुपात जो है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आपेक्षिक मात्रा की उपस्थिति पर निर्भर करता है। और इसको हम समझ चुके हैं कि यदि ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो C3 साइकिल है, यदि ज्यादा है तो C2 साइकिल चलता है। तो इसके आधार पर वारबर्ग ने जो प्रभाव खोजा उसे कहा वारबर्ग प्रभाव। क्या है ये? ऑक्सीजन द्वारा प्रकाश संश्लेषण का संदमन वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो C2 साइकिल चलेगा, यानी कि प्रकाशीय श्वसन होगा। और प्रकाशीय श्वसन होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो रहा है? इनहिबिट हो रहा है। तो ये इफेक्ट जो है ये वारबर्ग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और एनर्जी कॉस्ट के हिसाब से देखें तो C2 चक्र के अंदर
पीसीआर की भांति एटीपी और एनएडीपी खर्च होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाशीय श्वसन प्रक्रिया जो है वो ऊर्जा और कार्बन दोनों के हिसाब से महंगी है और एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है। ये महत्वपूर्ण है। अब यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लें C3 और C2 का, तो हम ये पाते हैं कि कुछ मेजर 4 पॉइंट यदि हम ले लेते हैं, उसको देखते हैं। कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ भी जाता है और हमसे पूछते हैं कि C2 और C3 के अंदर क्या अंतर है। प्रथम स्थायी उत्पाद जो है ये हम जानते हैं C3 के अंदर फास्फोग्लिसरेट है और C2 के अंदर इसमें ग्लाइकोलेट, ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट। लोकेशन की यदि हम बात करें तो C3 जो है वो उसमें केवल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, हरित लवक की बात उसी में होता है, लेकिन यहां पे 3 कोशिकांग होते हैं। C2 की बात करते हैं, हरित लवक, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और रुबिस्को की एक्टिविटी भी हम देख चुके हैं कि जब कार्बोक्सिलेशन होगा इसका मतलब C3 साइकिल चलेगा, और जब ऑक्सीजनेशन होगा तो इसका मतलब C2 साइकिल चलेगा। और ये जो अंतर है इनका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये रेशो जो है, ये C3 के अंदर हाई होता है और C2 के अंदर लो होता है। ऑब्वियसली लो होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है C2 में, तो ये लो होगा। तो ये डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस जो है वो हमने देखे। और इस प्रकार फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस जो है पादपों में संपन्न होती है, लेकिन एक महंगी प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में, इस टॉपिक से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैट बॉक्स में आपके प्रश्न जो है वो इसमें लिख सकते हैं और जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में इसका आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।